स्वागत है आप सभी का एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से। आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे इस चैप्टर में। और ऐसा पढ़ाएंगे कि जो भी आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है या जो भी कंपटीशन का एग्जाम आ रहा है उसमें आप 100% करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस चैप्टर को मैं जिस ढंग से पढ़ा हूँ उस ढंग से अगर आपने पढ़ लिया तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैं खुद एक क्वालिफाइड एजुकेटर हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले देखो, सबसे पहली बात कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज डोंट यू हेट इट व्हेन समवन टर्न्स यू ऑन एंड लीव्स यू। तो ये बात समझदार लोग समझ के होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम अपने हाथ से नहीं करना है, जैसा इन्होंने किया भाई साहब ने, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने किया डू इट योरसेल्फ, दे सेड इट विल सेव यू मनी, इट हैज सेव्ड हिज मनी, लेकिन यहाँ पे करंट लग गई। चलो ये तो मैंने हंसी मजाक के लिए आपको यहाँ पर इंटरटेन करने के लिए थोड़ा सा आप वीडियो में रुके रहे, इसके लिए मैंने ऐसा किया। अब आप देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उसके पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए स्टार्ट करते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणीम विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम समझते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं दीज आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो प्रॉपर्टी जो इसके अंदर पहले से मौजूद है, जन्मजात, जिसको अगर मैं शब्द भाषा में आपको बताना चाहूं तो जन्मजात प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज कभी बदलता नहीं है ऐसे कि बदल गया अचानक। ठीक है, और यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक कूलाम की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं याद रखने की, बस आप इतना याद रखिए कि इसकी जो SI यूनिट होती है कूलम होती है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹ देखो जहां जहां मैं स्टार लगाऊंगा वो आपको याद रखना है। एक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाला, एक तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, बस इतना। ठीक है, ये आपको नहीं जरूरत याद रखने की, मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। दूसरी बात ये डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का क्या होता है 80, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। आई का क्या हो गया करंट और टी का क्या हो गया टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो याद याद रखेंगे। अब प्रॉपर्टीज चलते हैं। देखो दूसरी बात यहाँ पर प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, वो है पॉइंट चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज वह होता है कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वो बहुत कम हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक यहाँ पर ये रखा हुआ है, मैंने देखिए रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच में जो दूरी है वो D दूरी है। जो D दूरी है वो बहुत ही क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ Q1 Q2। ठीक, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। ठीक, एक बात समझ गए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है चार्ज की जो कहती है कि चार्ज हमारे एडिटिव होते हैं, यानी कि दो चार्जेस हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ज कंजर्व होते हैं, ये भी याद रखना है, क्या होते हैं चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं, यानी कि जैसे पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनिलिएशन, ये दोनों चीज याद रखिएगा। पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनिलिएशन जो है इसके एग्जाम्पल है कि चार्ज हमारा कंजर्व होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड बाय नेचर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी कि चार्ज कभी भी आपका इस फॉर्म में 1/2E 3/2E, मतलब इस फॉर्म में जनरली हमको नहीं मिलेगा चार्ज। चार्ज हमको मिलेगा क्वांटम मतलब क्वांटाइज्ड नंबर के फॉर्म में, यानी कि इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, चार्ज इज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीट, ये जो होगी पूर्ण संख्या होगी। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो ये क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या, कंप्लीट यानी इंटीजर कहलाएगा 1 2 3। ठीक है, तो चार्ज हमेशा इस फॉर्म में। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसा माना गया कि क्वार्क से बने हुए होते हैं, और जो क्वार्क होता है 1/3E और प्लस माइनस 2/3E इनसे बना होता है मिलके। ये बात ऐसा माना गया कि जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटी कोई चीज है तो वो क्वार्क है। ठीक है, और क्वार्क जो है वो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, इस मतलब दो क्वार्क हो सकते हैं, एक ये और एक ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग।
क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने चार्ज ले लिया 1 कूलम यहाँ पर हमने, और इलेक्ट्रिक चार्ज इसको डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर निकल आएंगे, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई, तो एन बराबर क्या हो गया, क्यू बाई ई। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ज हमारे आ गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज देख लिया हमने, फिर हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे देखिए, चलिए बने रहिएगा यहाँ पर। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके द्वारा चार्ज इजिली फ्लो कर सकता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कंडक्टर की। इंसुलेटर वो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली थ्रू देम, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ये नोट्स आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जरूर ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल, जैसे मेटल एक कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर, ठीक है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, एसिड्स आर ऑल्सो कंडक्टर। ठीक, जैसे ग्लास है ये नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर्स है, डायमंड एक इंसुलेटर है क्योंकि कार्बन से बना होता है। ठीक है, पोर्क्लेन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड और माइका, ये हमारे क्या है, दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक है, चार्ज करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, किसी भी इंसुलेटर को चार्ज किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए जो तरीके होते हैं वो भी हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है पढ़ना। अब बच्चों देखो, चार्ज करने के तरीके जो हो सकते हैं उनमें सबसे पहला जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा, इंडक्शन का मतलब होता है बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 2 बॉडीज हैं, एक हमने इस तरह से रॉड देखी यहाँ पर, आप देखिए तो एक रॉड है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक रॉड ले जाएंगे और इसके पास ले जाएंगे, देखो तो ये देखो यहाँ पर इस पे दूर ले गए। अभी देखिएगा आप यहाँ पर इसमें वीडियो में, अभी ये इसको पास लाएंगे, ठीक इसी के, अभी देखिए स्टार्ट में, फिर यहाँ से लाएंगे, देखो पास ला रहे हैं, अभी पास लाए देखो इस पे तो चार्जेस आते हैं, मतलब बिना इसको टच कराए। ठीक है, चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर दिस बॉल, तो व्हाट हैपेंस, इस बॉल में द क्या होता है, अगर इसके पास ले आएंगे तो क्या होगा, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज थे तो इस पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। क्या किया हमने कि चार्ज रॉड लाइन इसकी तरफ, तो पहले इसमें दोनों चार्जेस थे पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव आने के कारण इसके सरफेस पे निगेटिव आ गया। अब हमने क्या किया, नंबर 1 पे ये किया, नंबर 2 पे हमने क्या किया कि इसको हमने अर्थ कर दिया, तो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा था ना बच्चों, वो हमारा जमीन में चला गया। ठीक है, क्योंकि अर्थ हमारी कितना भी चार्ज ले सकती है, कितना भी चार्ज दे सकती है। ठीक है, अर्थ के पास इतनी कैपेसिटी है, तो यहाँ पर सेम केस होता है, चला जाता है पॉजिटिव अर्थ में। आगे देखिए क्या होता है कि अब हम इसको हटा लेंगे, अब हम इसको अगर हटा लें तो देखो अब इस पे, इसके ऊपर क्या बचा, निगेटिव, तो चार्ज बॉडी को हटाते इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज ही पूरे उस पर फैल गया, तो हमने इसको बॉडी को क्या कर दिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया। समझ में आया ना कितना सिंपल तरीका है। पहले बॉडी ऐसे होती थी, देखो इस तरह से, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं, अभी हमने इस पे चार्ज बॉडी लाए तो इसको चार्ज कर दिया, हमने देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए लिखा है। ठीक है, लिख के पढ़ाने का हमारा यही मतलब है कि ताकि आपको कुछ मिस ना हो, आपको समझ में भी आता रहे कि सर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, इसलिए। ठीक है, और देखो मैं टाइपिंग तो करा सकता हूँ इसकी नोट्स की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हाथ से लिख के ही आपको पढ़ाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी हाथ से लिखने की आदत है, टाइपिंग से मुझे कम समझ में आता। ठीक है, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट, कंडक्शन का शब्द का मतलब जहां पर सी से कंडक्शन, सी से कॉन्टैक्ट, जहां पर कॉन्टैक्ट आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्शन। तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को आपस में छुआ दो, टच करा दो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट मेकिंग इट टू द सेम चार्ज। यहाँ पे देखो ऐसा लिखा हुआ है, तो बस ये निगेटिव चार्ज था, इसको टच करा दिया तो इसमें भी निगेटिव चार्ज आ गए, सिंपल है। ये जो तरीका है, रब रब करके भी आप चार्जिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज को आप रब करो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक बार सर ने हमारे क्या किया, एक बच्चे को खड़ा किया, यही पढ़ा रहे थे, और उसके एक थप्पड़ मार दिया, मतलब ऐसे ही धीरे से, तो कह दिया देखो ये रबिंग के द्वारा चार्जिंग हो जाएगी अभी इसकी। वो लड़का सो रहा था, वो खड़ा हो गया, बिल्कुल हिल गया पूरी तरह से, जाने का देखो इसकी बॉडी चार्ज हो गई। तो एक इस तरह से भी हम लोग फन वे में भी समझ सकते हैं। तो चार्जिंग का मतलब क्या है कि जो सर के हाथ में जो चार्जेस थे ना वो उसकी गाल पे आ गए, तो अब वो चार्ज हो गया। सेम तरीके में हमने क्या किया यहाँ पर, जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ने की भाषा में वो हम समझेंगे। ये 2 एग्जाम्पल बड़े फेमस है, बहुत ज्यादा कॉमनली हमारे बुक्स में भी लिखे होते हैं, कि ग्लास रॉड को अगर हमने सिल्क क्लॉथ पर रखा तो ग्लास रॉड पे निगेटिव चार्ज है और सिल्क क्लॉथ जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, अभी देखो चार्जेस पे हैं सारे, बात समझ रहे हैं बच्चों। क्या हुआ कि ग्लास रॉड ले लो, अभी दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, सिल्क क्लॉथ ले लो, इस पे भी पॉजिटिव निगेटिव भी, लेकिन जब रगड़ दोगे ना तो ग्लास वाले पर निगेटिव, देखो यहाँ पर देखो आप डायग्राम देखो, ये देखो इस पे रगड़ दिया इसने, इस पे निगेटिव निगेटिव आ गए, ये रॉड है हमारी और ये कपड़ा है हमारा, जो ये आ रहा है कपड़ा, ये क्लॉथ है।
ठीक, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे निगेटिव आ गया, सीधे सीधे इबोनॉइट और वुड के साथ भी यही होता है। अब फिजिक्स में आप देखो, फिजिक्स का बड़ा ही फिजिसिस्ट जो होते हैं वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, जैसा मैंने आपको समझाना चाहा। अब जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे दोस्त सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इतना कठिन सा बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहा हूँ। मेरी माँ सोचती है व्हाट माई मॉम थिंग्स आई डू, दीज आर द थिंग्स एंड व्हाट सोसाइटी थिंग्स आई डू। ठीक है, लेकिन व्हाट माई बॉस थिंक आई डू, जो जो मुझे लेक्चर्स देते हैं, अब जिनके अंडर मैं काम करता हूँ कभी, तो वो सोचते हैं मैं थक जाता हूँ ऐसा कुछ करके। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, फिजिसिस्ट जैसे मैं कभी बोलूँ ना, आप पब्लिक में जाके बोलो कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, या फिर आप बोलो कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट, तो वो सोचते हैं कि अरे तुम बहुत ज्यादा कुछ लैब में बैठ के, तो वो थियोरेटिकल फिजिक्स होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह के हम लोग होते हैं एक्चुअली। लेकिन सोसाइटी में कभी कभी गलत इंप्रेशन भी जाता है उसका, कि अरे ये तो कुछ मैकेनिकली कर रहा होगा। चलिए, अब बच्चों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, आपको बोर नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली में जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जाहिर सी बात है भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की वहां पर क्या है, कमी है। निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। मिनिमम जो चार्ज होता है ये हो सकता है, बिल्कुल चार्ज क्वांटाइज होता है नेचर में, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। तो सारे सही से हमने ऑल ऑफ दीज लगा दिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर बच्चों, वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को हमने बी को दे दिया ऑफ सेम मास ऑफ ए गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कहूंगा आप इसको स्टार लगा लो। ए को आपने क्या कर दिया है, पॉजिटिव दे दिया है, बी को आपने क्या दे दिया है, निगेटिव दे दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, बी का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी को आपने दिया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया ना बी को आपने, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है यहाँ पर, इसकी वजह से वो हमारा बी का मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझे ना, मास क्यों बढ़ गया, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इस वजह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि when 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल देन चार्ज ऑफ द स्फीयर बिकम। अब भाई 10 की पावर 14 अगर आप इससे निकाल लोगे ऑन द स्फीयर, तो कितना चार्ज बचेगा इस पे, चलिए बात करते हैं इस पे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। क्यू बराबर क्या होगा यहाँ पर, क्यू बराबर जो होता है, बट मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 14, ये एन की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19, सॉल्व कर लो इसको उठा के, तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 माइक्रोकूलम मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इनको तो मल्टीप्लाई कराना है। कंडक्टर के पास इतना चार्ज है, इतने कूलम, इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है, आप हमें बताइए फिफ्थ फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि आप बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है एक्चुअली। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू है 14.4, 1.6, 10 की पावर में 19 जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, तो मैं इसको मान नहीं रहा हूँ। देखो 16 नंबर 144 होता है, सीधे सीधे 9 दिख रहा है हमको। कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। देखो मैं शुद्ध अच्छे से पढ़ा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा बच्चों से, 1 से 20 तक का पहाड़ा रट डालो, बिल्कुल 100%। जिस भाषा में आप, अंग्रेजी भाषा में रटो तो इंग्लिश भाषा में रटो, और अगर हिंदी भाषा के आप हो तो हिंदी में रटो। ठीक है, आप किसी भी उसमें रट लो। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो है वो कितना होगा, तो क्यू बराबर क्या होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल निकालना है हमको। तो कोई नहीं, अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है +2e। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो ई को 1.6 की पावर 19, तो 16 दूनी 32 होता है, आ गया। बॉडी में -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, तो एन बराबर क्यू बाई ई। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 माइक्रो माइनस 10 की पावर -6, ई को डिवाइड करो 1.6 10 की पावर -19, 16 × 5 = 80 होता है, 5 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखें ना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा मैंने कम दिया है, तो इस वजह से मैं इसे कर रहा हूँ। ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो क्या होगा जरा बताओ मुझे, ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर दिया, अभी आपने पीछे देखा, जरा मुझे फिर से दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क वाला ऑप्शन है। ग्लास रॉड पे कौन सा आ गया यहाँ पर, देखो निगेटिव, सिल्क पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इसे लेकर तो याद रखो ये सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, सिल्क को दे देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव, और सिल्क पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, निगेटिव। आगे चलते हैं।
एक मिनट जरा मैं पिछला क्वेश्चन देख लूँ क्या था। हाँ तो हाँ तो अरे सॉरी बच्चों, जब दे देगा ना कुछ चीज़ तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जब जिसको मिलेगा उस पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक, माफ कीजिएगा, इस केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई एयर अट्रैक्ट, तो ये देखो, ये तो पता ही है कि पोलराइज हुआ था। पोलराइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब आप भी आप ना कॉम्ब को अपने सूखे बालों में से करोगे, रब करोगे, उसका उसको पेपर पिट्स से अट्रैक्ट करो, चाहो तो आप कर सकते हो कि कॉम्ब जो है ना, कंघा बचपन में हम लोग करते भी थे, और उससे आप कसके से बालों में रगड़ लो, उसके बाद पेपर का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा एक ले लेना, इस तरह का छोटा सा बिट, स्मॉल बिट ऑफ पेपर ले लेना, और इस पे जो आपका कॉम्ब है ना उसको आप यहाँ पर इसे रखना है इस पे, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें पोलराइजेशन हुआ था चार्जेस का। वही ना कि मान लो इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव आ गया, इस पे, तो ये दूसरे को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आ जाता है। अब ये व्हेन बॉडीज अर्थ कनेक्ट, ठीक है, जब जब बॉडी को क्या किया जाएगा, अर्थ में कनेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू बॉडी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से बॉडी में जाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो अर्थ से जब आप कनेक्ट कर दोगे तो वो वैसे भी चार्ज ले लेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा। ये दूसरा बात यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अ न्यूट्रल कनेक्टिंग स्फीयर एरिया, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर इज देयर। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो स्फीयर के बाहर रखा गया है, तो नेट चार्ज क्या होगा स्फीयर पे, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कैसे, यहाँ पर टेंथ वाले में, तो भाई देखो यहाँ पर जो न्यूट्रल कनेक्टिंग स्फीयर है ना, तो अगर आप बाहर रखोगे पॉजिटिव तो वो चले जाएगा अर्थ में। ठीक है, जाहिर सी बात है, हाँ समझे, ऐसे इस केस में हुआ, मतलब अर्थ में चला था चार्ज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सर कूलम्स है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखो कूलम्स लॉ में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो कूलम लॉ कहता है कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो है वो ये है यहाँ पर कि F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, कूलम्स लॉ का एक स्टेटमेंट है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब होता क्या है यहाँ पर कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाला चार्ज, ये दो बॉडीज है, एक Q1 है, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की दूरी जो है R है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है उसको हम लिखते हैं F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म जो होता है वो ये होता है F21 बराबर 1/4 पाइप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और वेक्टर R2। एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 8.854 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन लगेगा कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं अगर चीजें नहीं डाल सकता हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो चार्ज बॉडी है, ये के है एक ये है। ठीक है, अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स तो मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। कई बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा बच्चों। देखो मैंने पेपर दिया है तो इस बेसिस पे मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सब चीजें कि कई बार क्या होता है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अच्छा एक बार ये चीज बड़ी कॉमन आती है कि भैया ये क्या है, F21 का मतलब, देखो तो 21 का मतलब क्या होता है, F21 का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसी चीज को जो Fe बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमको। तो फोर्स अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, F21 फोर्स ऑन Q2, मतलब इस Q2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1, 2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू दिस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर R21। इसी R21 को अगर आप खोल देंगे इस फॉर्म में खुल जाएगा, और जब ये फॉर्मूला खुल जाता है तो कई बार आपने देखा होगा, मैं इसको के मान लू बच्चों, इसको के बोल देता हूँ। ठीक है, तो के यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R21। समझे, जो के होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, ये हमारे के की वैल्यू है। ठीक, कुछ चीजें आप ध्यान रखिए कि कूलम लॉ जो होता है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कूलम लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को मानता है, यानी कि इक्वल और अपोजिट। ठीक है, जितना फोर्स F21 लगाएगा यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा F12, मतलब जितना ये Q2 है और ये Q1 है, जितना चार्ज बॉडी Q1 इस पे लगाएगी Q2 पर, उतना ही Q1 Q2 पर लगाएगा, उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। बात समझ लीजिए, डायरेक्शन की वजह से हमने माइनस साइन यूज किया क्योंकि वेक्टर होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है नेचर में, मतलब जो कि हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। यानी कि बच्चों अगर इसको दूसरी भाषा में बोले तो इसका मतलब ये होता है कि ये
पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो अपनी कॉपी में कहीं आप कोने में लिख लीजिए, यहाँ पर जगह कम है मुझे मिल रही है, पाथ इंडिपेंडेंट। ये जो नोट्स मैंने बनाए थे बच्चों, ये नोट्स बनाए थे बच्चों को देने के लिए, आप लोगों के लिए, तो मैं अगर बच्चे मांगेंगे तो मैं नोट्स दे दूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर स्पेस कम रखा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर क्या होता है? एफ ई बाई बराबर एफ ई डैश बराबर एफ ई बाई के। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि के बराबर क्या होता है, तो दोनों का रेशियो होता है। ये क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अभी क्या होता है जब आप इस फॉर्मूले को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं और हम लोग मानते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर एयर मानते हैं। क्या मानते हैं? एयर। तो एयर मानने की वजह से हम लोग एयर का के इज इक्वल टू 1 होता है, एयर वैक्यूम का, तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के नहीं लिखते हैं। किसी भी फॉर्मूले में आप ये नहीं देखोगे एप्सिलॉन नॉट के लिखा हुआ, ठीक है। बस समझे। और बच्चों ये जो के है ये डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मल के है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा चीज कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हमेशा ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ध्यान दीजिएगा इस बात को और याद भी रखिएगा इस बात को कि एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी। मैं मैकेनिक्स अभी पढ़ाऊंगा, बीएससी वालों को तो पढ़ाता हूँ, जब पढ़ाऊंगा आपको भी मैं एक टेबल बता दूंगा, तो उसमें आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कैसे इनका कंपैरिजन होता है सारे फोर्सेस का, वो भी मैं कभी ना कभी पढ़ाऊंगा अभी आपको। देखो अगर आप इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहोगे, सब्सक्राइब करोगे और इसको शेयर करोगे, मैं वादा करता हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितने भी कंटेंट टॉपिक्स होंगे मैं तो उतना मैं करा ही दूंगा 100%। और मैं खुद सिलेक्ट हो गया हूँ गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उसकी वजह से मैं आपको अच्छी चीजें ही कन्वे करूंगा। आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पर और हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पर। गलत चीजें नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि हम उतना ज्यादा मतलब इम्प्रोवाइज करना, उतना ज्यादा डिजाइन लगाना नहीं जैसे आजकल कर चलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उस तरह से नहीं। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। द लिटिल स्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, ये इतना दे रखा है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच इन एयर इज दिस। फोर्स के दे रखा है, हमसे पूछ ली दूरी। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताओ, ये दो चार्जेस की वैल्यू दे दी, Q1 Q2 की वैल्यू दे दी, फोर्स की वैल्यू दे दी, दूरी पूछी है। सिंपल फॉर्मूला लगा F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। के की वैल्यू 9 10 की पावर 9 होता है, इसकी वैल्यू देखो माइक्रो कूलम में दे रखा माइक्रो। हाँ देखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो माने 10 की पावर -6, ठीक। ठीक। अच्छा बच्चों एक बात और बोलूंगा मैं आपसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तुरंत उस जगह से आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर जी इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात, ये मेरी गारंटी कि मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप उस बात को भूल जाओ, मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगा, ठीक है। अच्छा ये उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और इसके बाद फोर्स की वैल्यू थी यहाँ पे सॉल्व कर लोगे आप 10 की .12 आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर था ना यहाँ पर, इसलिए 144 रूट 144 करते हो ना, तो कितनी वैल्यू आती है? 12 आती है वैल्यू, तो वही 12 वैल्यू आ गई, ठीक। उन्होंने कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। भैया फोर्स मैंने अभी आपको बताया सेम होता है F12 बराबर F21, क्योंकि थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्या मतलब? वो दोनों का फोर्स बराबर होगा, डायरेक्शन की बात अलग अलग, तो डायरेक्शन यहाँ पर नहीं, मैंने इसलिए मॉड का यूज किया है, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग होता है लेकिन फोर्स सेम लगाते हैं Q1 और Q2 दोनों पर। मतलब बात समझे? जैसे मान लो ये Q2 बॉडी है, ये Q1 बॉडी है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। डायरेक्शन हालांकि एक इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस डायरेक्शन में लगेगा, बस इतना आंसर होता है। ये क्वेश्चन ये टॉपिक जो आता है ना, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा आता है। इसको करते हैं, देखो टोटल फोर्स जो होता है वो हमारा होता है F इज इक्वल टू सभी का सम। हम इस पॉइंट Q1 को यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं Q1 Q2 Q3 हमने ऐसे देखो यहाँ पर बना लिया सारे चार्जेस, तो उनके द्वारा सारे के द्वारा लगने वाला फोर्स इस Q1 Q0 के रिस्पेक्ट में, इन सभी का हमने क्या किया? वेक्टर सम कर दिया। पूछा जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने इन सभी को वेक्टर सम कर दिया, सभी को जोड़ दिया, इसका वेक्टर सम किया, तो ये फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू Q बाई 4πε0। क्या होता है बच्चों? Q1 Q2 होता है ना, तो एक वाला Q हमने निकाल दिया क्योंकि एक हमारा Q क्या है? Q0 है यहाँ पर, इस वजह से हमने एक Q को बाहर निकाल लिया। समझ गया ना बात हमारी? भाई F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर होता है ना, तो Q एक निकाल लिया, एक Q यहाँ रह गया, और ये R जो वेक्टर वाला है ना, ये R ऊपर रह गया और R आई स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा ये इससे घबराए मत करो, जब कभी ये लिख के आ जाए आपके ये समेशन आई इज इक्वल टू, इसका मतलब है एक से लेकर के nth, मतलब Q1 R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 R2 अप टू n टाइम्स, ठीक है। आगे चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। देखो पढ़ो, पहले आप इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं कर पाते हो मैं कराऊंगा।
क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ऑफ ए मीटर। सो दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड है ना इसमें, इस पे हमने सब पे क्यू क्यू चार्ज रख दिया, देखो ठीक। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ठीक। इस माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा जो कि सेंटर पर रखा गया है, ठीक है बच्चों। सवाल देखने में बड़ा ही अजीब लगता है कि कैसे करें इसको, क्या सबको सॉल्व करें, अलग अलग सभी को सॉल्व करें, नहीं, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखना है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको देखना है पहले तो हमें इसको रिजोल्व कर लेना है। हमने क्या कर लिया, हमने एक वाला ये वाला हिस्सा लिया, क्या ये वाला हिस्सा, कंफ्यूज ना होना ये कहां से आया, ये वाला हिस्सा है, इसको हमने मान लिया ओ, ये हमारा ई पॉइंट होगा, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। यहां से सेंटर ओ से जहां माइनस क्यू हमने रखा है, यहां से हमने डाली रेखा, यहां पर हमने डाला, ये हो गया ए बाई टू, जो सेंटर पे काटती है ना, ए बाई टू हो गया। एंगल सभी का 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हमने इसको मान लिया। हमने क्या किया यहाँ पर, इस इतने ट्रायंगल के बीच में बच्चों हमने लगा दिया ए बाई कॉस 60, कॉस क्या होता है ए बाई टू, यानी कि बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला याद है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज लगा दिया, तो ए बाई टू इंटू आर। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 होती है, सॉल्व कर लो तो 1/2 से 1/2 बढ़ जाएगा, तो ए बाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, वैल्यू आ जाएगी ए बराबर आर, ए बराबर क्या हो जाएगा आर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि सभी जगह प्लस क्यू है, तो हमने Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या बना दी, क्यू स्क्वायर बना दिया, ठीक। क्यू स्क्वायर और दूरी कितनी है ए स्क्वायर सभी के बीच में, तो ए स्क्वायर हो गया। और किसकी तरफ लगेगा, टूवर्ड्स Q3, किसकी तरफ लगेगा, टूवर्ड्स Q3, Q3 की तरफ लगेगा फोर्स, इस तरह से बस। तो किसी एक को रिस्ट्रिक्ट मान के हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर सॉल्व हो गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, बता देंगे अगली बार, ठीक। सवाल आता है इसको मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बना दूं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, सिंपल तरीके से बता दिया, आपको समझ में आया, यही तरीका आपको लगाना है। आगे चलो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशन है, देखो ये क्वेश्चन जो मैं एप्लीकेशन सबसे पहला वाला बताने जा रहा हूँ ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये बात आपको समझ में आ जाए, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। एक बॉल है, डब्ल्यू बराबर हमने उसका मास मान लिया, वेट मान लिया, डब्ल्यू बराबर एमजी। फोर्स हमने देखा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय स्क्वायर, दोनों जगह क्यू क्यू फोर्स है तो हमने क्यू इंटू क्यू मान लिया। ये पहला एप्लीकेशन है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था। दूसरा देखो, तीसरा हमने जो इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन लगने वाली वो ये मान ली। अब आप पूछेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये देखो इधर देखो बेटा, ये स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग है और ये वाली स्ट्रिंग, ये तार है ना, इसमें टेंशन टी लगेगा, तो पहले बॉल का वेट देख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स देख लो, फिर टेंशन देखो, टेंशन बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो टेंशन के कपड़े हमने कर दिए रिजॉल्व, नहीं समझ में आया तो कोई डाउट नहीं, 2 मिनट रुको समझाते हैं। ऐसे था ना, ऐसे था केस, था कि नहीं था, चलो ये वाला हिस्सा मान लो, इस वाले पॉइंट पर तो हमने इधर मान लिया, हमें लग रहा है टेंशन टी, इसके कंपोनेंट कर लो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नीचे तरफ लग रहा है एम जी, इधर लग रहा है टेंशन, ऐसे करो, ये एंगल क्या हो जाए, यहाँ पे थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो ये इसका एंगल बनाता है वो टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो समझ लो जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो हमारा कॉस वाला टर्म, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो साइन वाला टर्म, सिंपल से हमने कर दिया। अब देखो टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कौन बैठा हुआ है, एफ ई बैठा हुआ है, कॉस थीटा को बैलेंस करने वाला कौन बैठा हुआ है, एम जी बैठा हुआ है, दोनों को बराबर लिख दो, नंबर 1 नंबर 2 कर दिया बराबर। अब बराबर कर दिया दोनों को, तो tan थीटा इसको डिवाइड करो, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, टी से टी कट जाएगा, tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, tan थीटा की वैल्यू ये कहां से निकाल दिया सर जी आपने, परेशान हो, देखो पीछे tan थीटा इसके रिस्पेक्ट में जो आपका ये थीटा है ना, ये थीटा इसके रिस्पेक्ट में निकालो, तो r/2 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 क्या हुआ कि ये दूरी क्या है, एल है, ठीक। तो tan थीटा अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, इसके रिस्पेक्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कहां पर देखो r/2, तो ये दूरी क्या हो गई r/2, ये दिखाई दे रहा है ना r/2। अब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कहां से आया, तो ये हाइपोटेन्यूज जो आपका है ना वहां पर माइनस बेस को कर वही फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वही वाली फॉर्मूला जो लगाया ना कि जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं वही हमने लगाया यहाँ पर। विस्तार में करके दिखाने की जगह नहीं, लेकिन समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक।
अब टेंशन निकालो, दोनों का क्या कर दो, निकालो टी बराबर, ये जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी दोनों का सम आएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को हमने सॉल्व किया तो एफ ई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आर बाई टू इंटू एच। क्या समझ में आया? जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे टेंशन पूछ ले, इस तरह सॉल्व करेंगे, तो बस इतना ही आपको करना होता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? अगर आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक। इसका मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं लिया हुआ क्योंकि ये सबसे टफ पार्ट आता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा तो वो बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, थोड़ा सा अपर लेवल के लिए होगा, ठीक। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इसका जो होगा वो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप कमेंट कर दो कि सर इसका भी आप क्वेश्चन समझाओ, तो एक वीडियो बना के पूरा इस पे क्वेश्चन डाल दूंगा इसका, ठीक है। चलो आगे देखो, लामीज थ्योरम देखो। लामीज थ्योरम से क्वेश्चन यही सिंपल एक फॉर्मुला है, देखो एफ वन बाई साइन अल्फा, एफ टू बाई साइन बीटा, एफ थ्री बाई साइन गामा। कुछ नहीं याद रखना है, ये बस याद रखना है कि तीनों ही फोर्स कॉन्करेंट हो, इक्वल, जो तीनों कॉन्करेंट फोर्स हो वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब तीनों को जो सम हो बराबर, बस इतनी कंडीशन है, लामीज थ्योरम यहाँ पे काम आती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, एफ ई बराबर एफ जी जो भी मैंने बताया ना वो कहाँ से होता है, तो उसका रेशियो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाहता था, 10 की पावर 36 वाली बात। अब आप पूछोगे सर आप तो बार बार ऐसा बोलते हो, नहीं देख लो, ये देखो यहाँ पे बोला था मैंने कि इसकी टेबल बताऊंगा, तो ये टेबल नहीं, ये 10 की पावर 36 वाली बात जो थी वो यहाँ पर बताना था मुझे। क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालने को बोला है, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, एफ इज टू 1/4 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, देखो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, एफ जी की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू आ गई, एफ ई बाई एफ जी डिवाइड कर दिया हमने, दोनों को डिवाइड कर लो। अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है ना तो परेशान नहीं होने का, अभी देख लो यहाँ पर एफ बराबर जी, ये ग्रेविटेशनल, एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लो इसको उठा के, वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 36। क्वेश्चन एक और कर लो, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, जिनका फोर्स इतना है। क्या वो बच्चों कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है 3 मीटर, लगने वाला फोर्स जो है वो 8 × 10⁻³ ये हमने लिख दिया। अगर वो एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं तो उनका इनिशियल चार्ज बताओ। कुछ नहीं करना है, Q1 Q2 की वैल्यू हमने निकाल ली, परेशान नहीं होना। अब आ जाए जब वायर को कनेक्ट कर दिया तो इन पे चार्ज कितना आ गया, लिखा है ना जे आर कनेक्टेड बाई मेटेलिक वायर, कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये मेटेलिक वायर है तार, ठीक, ये मेटेलिक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया तो दोनों में चार्ज क्या हो गया, इक्वल, यहाँ पर डिवाइड कर दिया इन्होंने, Q1 + Q2/2 चलो, तो ये तो वैल्यू आ गई। यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी 9 × 10⁻⁹, ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू 1/4πε0, Q1 Q2, तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू ये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, दूरी कितनी आ रहा है, Q1 + Q2/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, Q1 + Q2 की वैल्यू आ गई। सिंपल यहाँ से मैथ से स्टार्ट होती है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये मैथ्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जिन लोगों ने मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी उनको ये फॉर्मूला आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो यहाँ से सीख लेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। फॉर्मूला फिर से बोल देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, सॉल्व कर लोगे वैल्यू आ जाएगी। जो फिजिक्स थोड़ी सी ऐसी ही होती है, सबको लेकर चलती है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछले भी कराया भी आपको, पिछले एग्जाम्पल में आप देख लेंगे और सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, तो प्लीज सॉल्व करके मैं बताइएगा। यहाँ तक का वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अभी आप ऊब रहे होंगे वीडियो पढ़ने समझने में, लेकिन वीडियो बहुत काम का है, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए